आनंदगढ़ के खुशहाल राज में जिंदगी एक धीमी नदी की तरह बहती थी। लोग खुश थे, उनके दिल संतोष से भरे थे। राजा वीरेंद्र बड़े प्यार और इंसाफ से राज करते थे। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता जैसे थे। वो उनकी परेशानियां बड़े धीरज से सुनते थे। वो ध्यान रखते थे कि उनके राज में किसी के साथ नाइंसाफी न हो। उनकी सबसे बड़ी खुशी अपने लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना थी। आनंदगढ़ की खुशहाली उनके अच्छे शासन का सबूत थी, सबके लिए एक अच्छे लीडरशिप की मिसाल। राजा वीरेंद्र के साथ थी रानी रत्नप्रभा। वो बहुत ही समझदार और नेक दिल औरत थी। उनकी खूबसूरती तो मशहूर थी, पर उनकी अक्ल उससे भी ज्यादा चमकती थी। उन्हें इंसानी फितरत की गहरी समझ थी। आनंदगढ़ के लोगों के लिए उनका प्यार और दया बाहिसाब थी। वो अक्सर आम लोगों के बीच आम औरत बनकर घूमती थी, ताकि उनकी जिंदगी को करीब से समझ सके। राजा उनकी सलाह को बहुत मानते थे। वो राज के हर जरूरी मामले में उनसे सलाह लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सोच हमेशा साफ और गहरी होती है। उनका एक दूसरे के लिए प्यार उतना ही मजबूत था जितना अपने राज के लिए। ये शाही जोड़ा आनंदगढ़ की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता था। हर गांव में स्कूल बने थे, हॉस्पिटल बीमारों और जरूरतमंदों का ख्याल रखते थे। किसानों को मदद मिलती थी और उनके खेतों में खूब फसल होती थी। कारीगर और व्यापारी खूब तरक्की कर रहे थे। उनके बनाए सामान और गुड्स दूर दूर के बाजारों में बिकते थे। पूरे राज्य में शांति और मेहनत का माहौल था। बच्चे गलियों में आजादी से खेलते थे। उनकी हंसी हर घर में भरी खुशी की गूंज थी। राज सचमुच एक जन्नत था, एक ऐसी जगह जहां उनके अच्छे राजा रानी के राज में हर कोई महफूज और खुश महसूस करता था। आनंदगढ़ के लोग भी बदले में अपने राजा और रानी की बहुत इज्जत करते थे। उनकी वफादारी डर से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और आदर से पैदा हुई थी। वो जानते थे कि उनके राजा रानी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। वो हर रोज उनके समझदारी भरे फैसलों का नतीजा देखते थे। मंदिरों में राजा वीरेंद्र और रानी रत्नप्रभा की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी जाती थी। उनके राज को आनंदगढ़ का सुनहरा दौर माना जाता था। ये आपसी प्यार और इज्जत ही राज की ताकत और हमेशा रहने वाली खुशी की बुनियाद थी। राजा और प्रजा के बीच एक अनोखा और कीमती रिश्ता। लेकिन दुनिया के एक कोने में शांति अक्सर दूसरे कोने में जलन पैदा करती है। आनंदगढ़ के उत्तर में प्रतापगढ़ का राज्य था। वहां राजा रुद्रदेव का शासन था। वो एक एम्बिशियस आदमी था, जिसका दिल जीत की ख्वाहिश से भरा था। वो आनंदगढ़ की खुशहाली को लालची नजरों से देखता था। उसका मानना था कि एक राजा की महानता उसके इलाके के साइज और उसकी आर्मी की ताकत से नापी जाती है। उसे अपनी प्रजा की खुशी की कोई परवाह नहीं थी। वो उन्हें अपनी मिलिट्री एम्बिशंस पूरी करने के लिए खूब खटाता था। उसने अपना राज बढ़ाने की ठान ली थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। एक दिन प्रतापगढ़ से एक गुस्से वाला दूत राजा वीरेंद्र के दरबार में आया। वो राजा रुद्रदेव का एक कड़ा मैसेज लाया था। मैसेज में आनंदगढ़ से हर साल भारी नजराना मांगा गया था। अगर नजराना नहीं दिया गया तो प्रतापगढ़ युद्ध की घोषणा कर देगा। राजा वीरेंद्र शांति पसंद इंसान थे, लेकिन वो अपनी प्रजा की इज्जत के रखवाले भी थे। ये मांग नाइंसाफी और बेइज्जती भरी थी। युद्ध के ख्याल से उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि इससे उनकी प्यारी प्रजा को कितना दुख होगा। उनकी बनाई हर चीज तबाह हो जाएगी। राजा रुद्रदेव के अल्टीमेटम की खबर आनंदगढ़ में एक काले साए की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में डर समाने लगा। उन्होंने इतने लंबे समय से सिर्फ शांति और खुशहाली ही देखी थी। उनके बेटों के लड़ाई पर जाने, उनके घरों के तबाह होने का ख्याल ही डरावना था। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उनमें से ज्यादातर जो गर्व और हिम्मत वाले थे, उन्होंने मांग ठुकराकर युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी। उन्होंने आनंदगढ़ की शान और ऐसे खुले हमले का सामना करने की जरूरत की बात कही। युद्ध के नगाड़े दूर से हल्के हल्के बजते सुनाई दे रहे थे। राजा वीरेंद्र ने अपने सभी सलाहकारों की बात सुनी। उनकी त्योरियां चिंता से चरी हुई थी। उन्हें अपने कंधों पर अपने राज का बोझ महसूस हो रहा था। रुद्रदेव की नई कायरता होती जो आगे और शोषण को मिटा देती, लेकिन युद्ध का मतलब था खून खराबा और दुख। वो अपनी प्रजा की हिफाजत करना चाहते थे, उन्हें तबाही की ओर ले जाना था। वो जानते थे कि उनकी आर्मी बहादुर है, लेकिन वो तक हमेशा निर्णयों की जान लेता था। वो देर रात तक अपने कमरे में टहलते रहे, ऐसा रास्ता ढूंढते रहे जिससे उनकी इज्जत और शांति दोनों बच जाए। उनके सामने जो फैसला था वो वाकई बहुत भारी था।
इसी गहरी चिंता के पल में रानी रत्नप्रभा राजा वीरेंद्र के पास आईं। उन्होंने राजा की परेशानी देखी थी और वो समझ गई थीं कि वो किस मुश्किल दुविधा में है। उन्होंने राजा से अपनी रोज की तरह शांत और नरम आवाज में बात की। महाराज, उन्होंने कहा, युद्ध से सिर्फ आंसू और तबाही मिलती है। ये अनाज के खेतों को खून के खेतों में बदल देता है। श्योरली इस चैलेंज का सामना हथियारों के बजाय समझदारी से करने का कोई तरीका जरूर होगा। उनके शब्द राजा के परेशान मन के लिए मरहम जैसे थे। उन्होंने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद फिर से जाग उठी। गैप 2S, क्योंकि वो उनकी गहरी समझ को जानते थे। रानी रत्नप्रभा ने एक प्लान बताया। यह एक ऐसा प्लान था जो तलवारों पर नहीं बल्कि अक्ल और समझ पर टिका था। राजा रुद्रदेव अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, उन्होंने समझाया। उनका मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए हम उन्हें एक अलग तरह की ताकत दिखाते हैं, एक खुशहाल और संतुष्ट लोगों की ताकत, एक ऐसी ताकत जो लड़ाई से नहीं शांति से आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सोल्जर्स भेजने के बजाय हमें एक इनविटेशन भेजना चाहिए। राजा रुद्रदेव को आनंदगढ़ आने का इनविटेशन, ताकि वो यहाँ की असली दौलत, यहाँ के लोगों की खुशी और उनकी शांति भरी मेहनत के फल देख सकें। राजा शुरू में झिझक रहे थे। एक दुश्मन को अपने बीच बुलाना रिस्की लग रहा था, लेकिन रानी ने अपना प्लान इतने साफ और यकीन के साथ समझाया। उन्होंने कहा कि उनके विजिट के दौरान वो अपनी आर्मी नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो अपने स्कूल्स, अपने फलते फूलते खेत, अपने हुनरमंद कारीगर और अपने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियां दिखाएंगे। उन्हें देखने दो कि वो क्या तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने जोर दिया। उन्हें समझने दो कि असली जीत दिल जीतने में है, शहर उजाड़ने में नहीं। राजा वीरेंद्र उनके शब्दों में गहरी समझ देखकर उनके प्लान के लिए मान गए। प्रतापगढ़ एक दूत भेजा गया, गुस्से भरे जवाब के साथ नहीं बल्कि एक प्यार भरे इनविटेशन के साथ। राजा रुद्रदेव हैरान रह गए। उन्हें या तो हार मानने या लड़ाई के ऐलान की उम्मीद थी। इस अजीब जवाब ने उनकी क्यूरियोसिटी और शायद उनके ईगो को भी जगा दिया। उसने सोचा, शायद आनंदगढ़ कोई चाल चल रहा है, या शायद वो लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। उसने इनविटेशन कबूल कर लिया, आनंदगढ़ की कमजोरियों को खुद देखने के इरादे से। वो अपने सबसे खूंखार योद्धाओं की टोली के साथ पहुंचा। उसका मन अभी भी आखिर में जीत हासिल करने पर लगा था। उसे उस नरम मगर असरदार स्ट्रैटेजी का अंदाजा नहीं था जो उसका इंतजार कर रही थी। राजा रुद्रदेव और उनके साथियों का आनंदगढ़ में बड़े प्यार और मेहमान नवाजी से स्वागत हुआ। रानी रत्नप्रभा के प्लान के मुताबिक कोई मिलिट्री परेड नहीं हुई, बल्कि राजा वीरेंद्र और रानी रत्नप्रभा ने खुद उन्हें अपना राज घुमाया। उसने बच्चों को अच्छे खासे सामान वाले स्कूल्स में खुशी खुशी पढ़ते देखा। उसने ऐसे खेत देखे जहां सेहतमंद फसलें हवा में लहरा रही थीं और किसान अपने संतोष की बातें कर रहे थे। उसने कारीगरों को खूबसूरत चीजें बनाते देखा, उनके चेहरे अपने काम के गर्व से चमक रहे थे। उसने बाजारों को खुशी भरे व्यापार से गुलजार देखा, न कि आने वाले युद्ध के डर से। राजा रुद्रदेव जहां भी गए, उन्हें डर नहीं बल्कि सच्ची खुशी और खुशहाली देखने को मिली। उन्हें सिर्फ राजा रानी की शानो शौकत के निशान नहीं दिखे, बल्कि एक ऐसे राज के सबूत मिले जहां आम आदमी तरक्की कर रहा था। उसने आम लोगों से बात की, शिकायतों की उम्मीद में, लेकिन बदले में अपने राजा और रानी की तारीफें सुनी। उसने देखा कि आनंदगढ़ की ताकत सिर्फ उसके किलों या उसकी आर्मी में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता और जज्बे में थी। ये एक ऐसी पावर थी जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था, एक ऐसी ताकत जो तलवारों और भालों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे राजा रुद्रदेव का कठोर चेहरा नरम पड़ने लगा। उसने देखा कि इन लोगों के पास युद्ध में खोने के लिए बहुत कुछ था और उनके राजा रानी सच में उन्हें बहुत प्यार करते थे। उसने इसकी तुलना अपने राज्य से की, जहां डर शासन का एक आम हथियार था और उसके लोग ज्यादातर उसकी लड़ाइयों के लिए मेहनत करते थे। रानी रत्नप्रभा ने उससे संधियों या नजराने की बात नहीं की, बल्कि शांति की साझा खुशियों और सभी लोगों की बिना डर के जीने की आम ख्वाहिश की बात की। उनके शब्द जो सच्चाई और समझदारी से भरे थे, उसके दिल के किसी ऐसे तार को छू गए जो उसे लगता था कि कब का खामोश हो चुका है। जाने से पहले राजा रुद्रदेव, जो अब एक बदले हुए इंसान थे, ने अपनी मांगे फॉर्मली वापस ले ली। उसने आनंदगढ़ और उसके राजा रानी के लिए अपनी तारीफ जाहिर की। उसे एहसास हुआ कि असली महानता बनाने में है, बिगाड़ने में
समझ के साथ प्रतापगढ़ में दोनों राजा के बीच शांति की घोषणा हुई और जल्द ही दोस्ताना व्यापार हम लोग होने लगा। आनंदगढ़ खुशहाल होता रहा, उसकी